बड़ी खबरें, दिन भर की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो क्या हैं वो 5 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर? पहले हम बात करेंगे बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद अब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सरगर्मी फिर तेज हो गई है। जहां मंत्री विजय वर्गीय से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। बंद कमरे में लगभग 20 मिनट दोनों दिग्गज नेताओं के बीच बैठक हुई और अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कयास फिर से लगाए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि चूंकि मंत्री विजय वर्गीय के पास पुराना अनुभव है, उन्हें पश्चिम बंगाल में भी महासचिव पहले बनाया जा चुका है, तो उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगर उनकी बैठक को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक को देखा जाए, जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी से उन दोनों ने 20 मिनट बंद कमरे में बैठक की, मुलाकात की गई है, तो इससे कयास को और बल मिलता है। साथ ही साथ इसमें काफी ज्यादा बल इस बैठक के बाद मिलता है। दूसरी खबर जो है, आज की बड़ी खबर है, वह है रामेश्वर शर्मा के बयान को लेकर। जी हां, रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग के बयान के बाद फिर सरगर्मी तेज हो गई है। महाकुंभ का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। लगभग 66 करोड़ लोगों ने आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाई है और अब मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। जहां कांग्रेस में राहुल गांधी और नेहरू परिवार को उन्होंने चुनावी हिंदू बताया है। उनका कहना है कि अगर चुनाव होते तो अभी नेहरू परिवार और गांधी परिवार महाकुंभ में डुबकी लगा रहा होता। इसके बाद तीसरी आज की जो बड़ी खबर है वह है इंदौर के बीआरटीएस को लेकर। जी हां, बीआरटीएस जिसे कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी कहा जाता है, और इसे भोपाल से लगभग 1 साल पहले हटाना शुरू किया गया था। और अब चूंकि मामला हाईकोर्ट में लंबित था और हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद आज हाईकोर्ट का फैसला आया और अब इंदौर से भी बीआरटीएस हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 3 महीने पहले इसे हटाने की संकेत दे चुके हैं। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से पहले ही संकेत दे दिए गए थे कि बीआरटीएस अब नहीं रहेगा, यानी कि नो बीआरटीएस। और आज हाईकोर्ट का जब फैसला आया उसके बाद इंदौर मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी कहा है कि अब जल्द से जल्द उस फैसले, हाईकोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा और जल्द से जल्द बीआरटीएस को हटाने का काम शुरू होगा। चौथी बड़ी खबर है रायपुर महापौर को लेकर, जहां रायपुर में अब शहर सरकार, यानी कि रायपुर में अब मेयर मैडम होंगी। जी हां, मीनल चौबे रायपुर की नई मेयर मैडम बन गई हैं। उन्होंने शपथ ले ली है। 70 वार्ड के पार्षदों के साथ शपथ मेयर मैडम मीनल चौबे ने ले ली है। उनके कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम के साथ ही सांसद से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन पदाधिकारी भी शामिल हुए। उसके बाद जो आज की आखिरी और बड़ी खबर है वह है जल जीवन मिशन को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का आज तीसरा दिन था, जहां बजट सत्र में जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन कहा जाता है। घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था और अब उसको लेकर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में महासंग्राम देखने को मिला है। खास बात यह है कि जो भाजपा के अपने ही पार्षद हैं, सत्ता पक्ष के जो माफ कीजिएगा विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने ही सवाल इसके लिए खड़े किए हैं। तो नए जिलाध्यक्षों को लेकर पहले सरगर्मी चल रही थी। नए जिलाध्यक्षों के चुनाव में मध्य प्रदेश में पहले देरी देखने को मिली और अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। कई बार संकेत मिले कि जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं वह रिपीट हो सकते हैं। ऐसा हमने राजस्थान में देखा था,
पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी जब उनके प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होता है तो उन्हें रिपीट कर दिया जाता है। राजस्थान में हमने देखा, छत्तीसगढ़ में हमने देखा, और इसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वीडी शर्मा मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रिपीट हो सकते हैं। इसके बाद जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में समापन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, उनसे मंत्री विजय वर्गीय की बैठक होती है, उसके बाद यह भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि मंत्री विजय वर्गीय को भी अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज राठौर जी, सहयोगी भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, संगठन चुनाव को लेकर और संगठन में अब बड़ी जिम्मेदारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है रिपीट वीडी शर्मा होंगे, कोई कहता है मंत्री विजय वर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष को लेके तमाम जो नाम है, बीजेपी के कई दिग्गज नाम जो हैं उस रेस में शामिल है, और अब ये भी कहा जाने लगा है कि कैलाश विजयवर्गीय भी जो है उस रेस में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि जीआईएस के समापन के दौरान अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को बुलाकर जो है, जबकि वो इंदौर निकल चुके थे, उन्हें बुलाकर उनसे बातचीत भी की, और ये बातचीत उनके साथ ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बातचीत में शामिल थे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल थे। कुल मिला के इसके दो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो मध्य प्रदेश में खास तौर से संगठन और सत्ता के बीच में जिस तरीके की खबरें आ रही है उसमें एकजुटता दिखे, इसको लेकर हो सकता है कि कुछ नसीहत देने का काम किया हो। साथ में दूसरी जो राजनीतिक खबर है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया, किसी नाम को लेकर जो है बातचीत की गई और अमित शाह ने उस नाम को आगे बढ़ाया। लेकिन अब कई नाम इसके अलावा भी शामिल है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष उसके नाम का ऐलान हाईकमान कर देगा, लेकिन इसके बावजूद भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हाईकमान कर सकता है। लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 तरीके के फॉर्मूले इस समय बीजेपी के अंदर अध्यक्ष को लेकर लगाए जा रहे हैं। जो समीकरण है वो इस हिसाब से लगा रहे हैं कि यदि ओबीसी वर्ग से सीएम आते हैं तो ब्राह्मण वर्ग से हो सकता है कि इस कैटेगरी से जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे है। हालांकि कई नाम, रामेश्वर शर्मा के नाम की भी चर्चा है, आलोक शर्मा जो कि भोपाल सांसद है उनके नाम की भी चर्चा है, लेकिन सबसे प्रबल नाम जो है इस फॉर्मूले के तहत नरोत्तम मिश्रा का बताया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का नाम भी बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला ओबीसी यदि सीएम है तो प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी से हो सकते हैं, उसमें सुमेर सिंह सोलंकी, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम सामने आया है। एक फॉर्मूला, जो तीसरा फॉर्मूला, यदि ओबीसी सीएम है तो अनुसूचित जाति से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, उसमें देवास सांसद महेंद्र सोलंकी का नाम शामिल है। और बीजेपी क्योंकि चौंकाने वाले फैसले में अब जो है माहिर हो चुकी है, ऐसे में हो सकता है कि कोई नया नाम, जिसमें हेमंत खंडेलवाल जो कि बैतूल के बीजेपी के विधायक हैं और संगठन में और संघ की पसंद भी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद बताए जा रहे हैं, ऐसे में हेमंत खंडेलवाल का नाम भी चर्चा में है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चर्चा में है। लेकिन चौंकाने वाला नाम आ भी सकता है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तमाम जो नाम बिल्कुल कहीं ना कहीं मनोज जी, जो समय सीमा भाजपा की ओर से तय की गई थी उससे तो कहीं ना कहीं लेट ही है। हालांकि नाम कई हैं, चुनाव आला कमान को करना है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे सौंपेंगे, और यह भी देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है और किसे आला कमान हरी झंडी देता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपका फिर रुख करेंगे। चलिए, अब आपको दूसरी खबर पर लेकर चलते हैं, जहां रामेश्वर शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री कैलाश सारंग की ओर से कांग्रेस और राहुल गांधी, कांग्रेस के नेतृत्व में जिसे नेहरू परिवार और राहुल गांधी परिवार को उन्होंने चुनावी हिंदू कह दिया है, जहां चुनावी हिंदू कहने की अपने पीछे भी एक खास वजह है। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी महाकुंभ में
डुबकी लगाने जाएंगे, लेकिन लगभग 45 दिन महाकुंभ चला, 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाई, लेकिन फिर भी अंत तक भी राहुल गांधी महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं पहुंचे, और जिसको लेकर अब इस तरह की बयानबाजी तेज हो गई है और मंत्री सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा की ओर से उन्हें चुनावी हिंदू कह दिया गया है। सुनिए। नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। सबसे विशालतम संगम में ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना रामलला के दर्शन किए और न गंगा के तट पर। मुझे लगता है कि 144 साल बाद ये एक ऐसा मुहूर्त का कुंभ था जिसको महाकुंभ कहा गया। हर सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, उसके मन में, उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में, उसके भाव में, उसकी भावना में यही अरमान होता है कि कम से कम एक डुबकी तो गंगा मैया में कुंभ में लगा ही लूं। पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे। कहते तो हैं कि हम हिंदू हैं, यदि वो हिंदू होते तो जरूर जाते। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम पहले से कहते आए हैं कि कोट के ऊपर जनेऊ पहन के राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते जरूर हैं, परंतु वो हिंदू है नहीं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर जी हमारे साथ भोपाल से सहयोगी लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, चुनावी हिंदू हैं, केवल चुनाव में वोटों का माइलेज लेने के लिए, वोटों का फायदा लेने के लिए ही हिंदुत्व का यूज और हिंदुत्व के नाम का यूज किया जाता है। क्या मायने हैं विधायकों के, इस मंत्री के इस बयान के? जी बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरीके से बड़े आयोजन में कोई बड़े नेता, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, यदि नहीं पहुंचते हैं तो इस तरीके की सियासत खास तौर से देखने को मिलती है। और चाहे दिल्ली के स्तर पे हो या फिर किसी राज्य के स्तर पर हो, इस पर ज़रूर जो है नेताओं के बयान सामने आते हैं, क्योंकि महाकुंभ जो है देश दुनिया का एक आस्था का पर्व था, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। और इस बीच में यदि मध्य प्रदेश के नेता, जिसमें दिग्विजय सिंह शामिल हैं, कमलनाथ शामिल हैं और बड़े जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो शामिल है, उन्होंने प्रयागराज जाकर जो है संगम में डुबकी लगाई। लेकिन उनके जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। यही कारण है कि अब बीजेपी इस पर हमलावर है। केंद्र से लेके मध्य प्रदेश तक, दिल्ली से लेके भोपाल तक जो है इस पर सियासी बयानबाजी जो सामने आई है, उसमें हिंदू विरोधी, हिंदू के खिलाफ बयान देने वाले नेता, ये तमाम तरीके के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। और चुनावी हिंदू जो है राहुल गांधी को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी का ये आरोप है कि राहुल गांधी जो है वो जनेऊ भी पहन लेते हैं, मंदिर भी चले जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा आस्था का पर्व त्यौहार महाकुंभ आया, लेकिन उसमें डुबकी लगाने के लिए नहीं गए। सिर्फ वो हिंदुओं के लिए तभी मंदिर जाते हैं, हिंदुत्व की भावना तभी दिखाते हैं जब चुनाव का समय रहता है। यही कारण है कि उन्होंने, बीजेपी ने खास तौर से गांधी परिवार को नकली गांधी परिवार करार दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई और इस पर सियासत जो इस तरीके से चल रही है वो आने वाले समय में आगे भी जारी रहेगी। और जब बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर हमला बोला गया है तो दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी जो है चुप नहीं रहने वाली। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बीजेपी को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पर इस तरह से बयानबाजी की गई है, हमला बोला गया है, तो कांग्रेस के नेताओं की ओर से
पलटवार आना लाजमी है। देखने वाली बात होगी कि यह सियासत जो अब शुरू की गई है या हुई है वह कहां तक जाके रुकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं बीआरटीएस, इंदौर बीआरटीएस के बारे में, जहां भोपाल के बाद अब इंदौर का बीआरटीएस हटाने के लिए भी अब रास्ता साफ हो गया है। चूंकि हाईकोर्ट में यह मामला लंबित था, सब ज्यूडिस था, जिसके चक्कर में अभी तक बीआरटीएस को हटाने के लिए किसी तरह का कोई आगे काम नहीं हो पा रहा था। हालांकि आज हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनते हुए, सरकार का पक्ष सुनकर इस बीआरटीएस को, इंदौर के बीआरटीएस को हटाने का फैसला अब दे दिया है। और अब जो बीआरटीएस है उसे हटाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगभग 3 महीने पहले बीआरटीएस को लेकर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बीआरटीएस होने के चलते लोगों को आवाजाही में काफी समस्या होती है, जो ट्रैफिक है वह ज्यादा लगता है और बीआरटीएस जगह घेर कर खड़ा हुआ है और इसे जल्द से जल्द हटाया जाएगा। हालांकि उसके बाद याचिकाएं भी लगाई गई हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने आज फैसला दे दिया है। फैसला आने के बाद पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर मेयर, ने भी इस फैसले पर जल्दी से जल्दी अमल करने की बात कही है। सुनिए। लगी थी और अब सरकार खुद हटाना चाहती है तो ये कानूनी अड़चन आएगी नहीं। आज माननीय न्यायालय ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद बीआरटीएस को हटाने की घोषणा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पे अब अमल जाना शुरू हो जाएगा। बीआरटीएस के हटने से इंदौर के ट्रैफिक में एक अलग सुगमता आएगी और भविष्य में यहाँ हम नए ब्रिजेस बनाने का भी जो प्लान कर रहे हैं उसको भी सुगमता से बनाने में सुविधा मिलेगी। और बीआरटीएस यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसे बनाया गया था। लगभग 300 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया था। 2013 में इसे बनाया गया था, लेकिन अब यह अड़चन ट्रैफिक में बनने लगा था और अब सरकार इसे हटाने जा रही है। हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है और अब सरकार जल्द से जल्द इसे हटाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे सहयोगी भारत पाटिल लाइव जुड़ गए हैं। भारत, 300 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया था। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी कि लोग बस से जल्दी सफर कर सकें, इसलिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे तोड़ने की कवायद तेज हो गई है। क्या अपडेट है? देखिए, वाकई ये बात सही है कि एक बड़ी राशि जो एस पर लगाई गई थी, लेकिन इसको जो एक याचिका करते थे वो किशोर कोडवानी थे, उनके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी। और ये याचिका के बाद जब जनप्रतिनिधियों के पास भी शिकायतें पहुंची थी, आम लोग भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित ये हुए थे कि जो बीआरटीएस बनाया गया था उस दौरान जो शहर का ट्रैफिक था वो उस ट्रैफिक में और आने वाले समय में, क्योंकि अब इंदौर मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी ओर जो गाड़ियों की एक भरमार, हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4 व्हीलर गाड़ियों का अचानक इतना कोविड के बाद में हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक उठाव जो है वो ऑटो सेक्टर में आया था, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उसमें ये साफ था कि बड़ी संख्या में प्रतिदिन अगर बात की जाए साल साल में तकरीबन अगर देखा जाए तो प्रत्येक अलग अलग शोरूम अलग अलग से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में 50 से 60 हजार व्हीकल जो है वो हर साल खरीदे जाते हैं। और ऐसे में व्हीकल खरीदने के बाद में अब उसका क्योंकि ये भी साफ है कि अब रास्ता और चौड़ीकरण भी होना जरूरी है और जो यातायात है उसको वो सुगम तरह से चल सके, लोगों को इससे परेशानी ना हो और इससे परेशानी के साथ साथ यातायात प्रभावित ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना था। और इसी को लेकर के ये महत्वपूर्ण हो गया था कि अब बीआरटीएस की जरूरत कहीं ना कहीं नहीं पड़ सकती, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से मेट्रो सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में ये जो फ्लाइंग ओवर बनना है, जो प्रस्तावित फ्लाइंग ओवर हो गए, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लोगों के, आम जनता की सुविधा के लिए, खासतौर पर इंदौर वासियों के लिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से मेट्रो का निर्माण अब इंदौर में कराया जा रहा है तो बीआरटीएस की जरूरत नहीं है और अब अड़चन बनने के चलते उसे हटाया जाएगा, यातायात सुगम होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया भारत। और चलिए अब बताते हैं रायपुर महापौर और जो शहर सरकार है उसकी शपथ ग्रहण के कुछ आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां आज मेयर मैडम यानी कि मीनल चौबे ने रायपुर मेयर के तौर पर शपथ ली है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें सभी जो संगठन, भाजपा संगठन से लेकर सत्ता के भी बहुत सारे लोग शामिल हुए, जिसमें आप तस्वीरों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को देख सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को देख सकते हैं,
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को देख सकते हैं और इसमें जो है शपथ महापौर मीनल चौबे ने ले ली है, उनके साथ ही 70 वार्ड के पार्षदों ने भी शपथ ले ली है। नगर पालिक निगम रायपुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। तो मीनल चौबे ने अपनी शपथ के बाद सभी वादों को पूरा करने का भी प्रण लिया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश चंद्रवंशी रायपुर से लाइव सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश, मीनल चौबे ने शपथ ले ली है, शहर सरकार बन गई है और अब जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए आज मीनल चौबे ने महापौर पद का शपथ ले लिया है और अब ट्रिपल इंजन की सरकार में जो है एक छत्तीसगढ़ का विकास जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए भी कहा गया है क्योंकि नगरीय निकायों में भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है और अब नगर निगमों में रायपुर छत्तीसगढ़ के 10 जो नगर निगम जिसमें चुनाव हुए, मतदान हुए, उसमें सभी जगहों पर बीजेपी की एक बम्पर जीत हुई है। और उसके बाद अब आज रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें महापौर के पद के लिए मीनल चौबे ने शपथ लिया, तो वहीं 70 वार्ड पार्षदों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, उन्होंने भी शपथ लिया। और कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 सालों में रायपुर की चहुमुखी विकास होगी। जिस तरह से हमने तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, महापौर से बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि रायपुर के विकास के लिए हर वो कार्य वो उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सामने जो सबसे बड़ी समस्या रायपुर में देखने को मिलती है गर्मी के दिनों में, वो पेयजल की समस्या होती है। इन समस्याओं पर प्रायोरिटी के साथ, प्राथमिकता के साथ इन समस्याओं पर फोकस रहेगा ताकि रायपुर की एक सही जल की व्यवस्था जो है रायपुर में की जा सके। इसके साथ साथ जो विपक्ष में रहते हुए जो तमाम मुद्दे नेता प्रतिपक्ष के रूप में मीनल चौबे के द्वारा उठाए गए थे, जो बीजेपी के द्वारा उठाए गए थे, उन मुद्दों पर भी जांच होगी, उनकी फाइलें भी खुलने की बात जो है महापौर मीनल चौबे करती हुई नजर आ रही हैं। और इसी के साथ आज ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हुआ। तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हुए, कार्यकर्ता मौजूद हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, साथ ही उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद हुए थे, विजय शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हुए थे। तो इस प्रकार से एक बड़ा भव्य कार्यक्रम के माध्यम से ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह जो है उसका आयोजन हुआ। जी बिल्कुल अविनाश, आप जो कि मीडिया से भी रूबरू मीनल चौबे हुई थी, शपथ ग्रहण के पहले भी शपथ ग्रहण के बाद भी, उन्होंने क्या बताया, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? खास तौर पर उन्होंने कहा है कि शहर में जो मुख्य समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, साफ सफाई की समस्या हो, इन समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही जो कार्य अटके हुए हैं, जो पिछले लंबे समय से जिन कार्यों को उम्मीद की जा रही थी, चाहे वो शहर के अंदर यातायात की व्यवस्थापन हो, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प यह बात होगी, देखने वाली भी बात होगी कि किस तरह से वह जब शुरुआती एजेंडा तय करती हैं तो उनके शुरुआती एजेंडे में क्या रहता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश। और अब बताते हैं जल जीवन मिशन। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, महत्वाकांक्षी योजना, फ्लैगशिप योजना जल जीवन मिशन है, जिसे लेकर आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में महासंग्राम देखने को मिला, घमासान मच गया। जहां खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सत्ता पक्ष के ही विधायकों की ओर से सवाल किए गए, जहां कई तरह के गुणवत्ताहीन कार्य कराने के भी आरोप सत्ता पक्ष के विधायकों ने लगाए हैं। यह भी सुनने को मिला है कि कई जगह पर खनन का कार्य अधूरा पड़ा है, कहीं खनन हुआ है तो वहां पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, पाइपलाइन बिछ गई है, टंकी बना दी गई तो पानी नहीं मिल रहा है। चले ज्यादा जानकारी के लिए इस पर हमारे साथ, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवम दुबे रायपुर से हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। शिवम, खनन को लेकर और जिस तरह से जल जीवन मिशन को लेकर महासंग्राम, महाघमासान देखने को मिला है छत्तीसगढ़ विधानसभा में, क्या मायने हैं इसके?
जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी मुद्दे की हुई है और किसी प्रश्न की हुई है तो अजय चंद्राकर जो कि बीजेपी विधायक हैं, उनके जल जीवन मिशन से जुड़े सवाल को लेकर हुई है, जो उन्होंने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पूछा था। अजय चंद्राकर ने ये पूछा था कि जल जीवन मिशन को लेकर के क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने % काम अभी तक पूरा हो चुका है और क्या संभावित है, क्या समय अवधि है जब तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पूरा एक आंकड़ा पेश किया। उन्होंने ये भी बताया कि 2024 तक जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो जाना था। अभी तक 80.3% काम पूरा हो चुका है, जिससे जो विधायक अजय चंद्राकर वो असंतुष्ट नजर आए और अपने ही मंत्री को वो घेरते नजर आए हैं। वो जवाब से असंतुष्ट होते हुए ये भी बताया कि पिछले जब सत्र लगा था विधानसभा का, तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, इस प्रश्न को लगाया था और डिप्टी सीएम ने तब ये कहा था कि अलग से इसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जिसको लेकर के अजय चंद्राकर जो कि बीजेपी विधायक हैं वो भी नाराज दिखाई दिए हैं, वो भी नाराज रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा गया है दोबारा से इसका काम का रिव्यू किया जाएगा और आगे देखना होगा किस तरह से क्रियान्वयन होता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिवम।